हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। वी लर्न टू लीड। मेरा नाम विकास है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं जनवरी मंथ के साइंस एंड टेक्नोलॉजी टॉपिक से रिलेटेड। बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक बटन को ज़रूर दबाएं और इस वीडियो के लिंक को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, आपके लिए कुछ एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। हमारी एक ऐप है कैरियर्स क्लाउड के नाम से, जो आप प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, आपके पास ऐसा पेज खुलेगा एक। उस पर आपको जाके अपनी गूगल आईडी से आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद ही जैसे ही आप लॉगिन करके अपनी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो आपको एक विंडो ऐसी दिख जाएगी। इस विंडो में आपको देखेंगे तो आपको करंट अफेयर्स का एक सेक्शन दिखेगा। यहाँ पे आपको करंट अफेयर, इस पर क्लिक करते ही आप हमारे करंट अफेयर के सेक्शन में आ जाएंगे। हमारा करंट अफेयर का जो सेक्शन है, जो हम आपको कोर्स प्रोवाइड करते हैं एप्लीकेशन में, बहुत अच्छा कोर्स है। आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। मैं आपको बता देता हूँ, ये कोर्स ऐसा है कि आपको कम से कम एक ही क्वेश्चन आप कम से कम 4 से 5 बार रिवाइज करेंगे। इतना हेल्पफुल रहने वाला है आपके लिए। देखते हैं हम आपको क्या प्रोवाइड करते हैं। हम आपको करंट अफेयर्स हिंदी में प्रोवाइड कर रहे हैं और हिंदी के साथ साथ हम इंग्लिश में भी प्रोवाइड करते हैं। जो कंटेंट होता है वो भी हिंदी में लिखा होता है। पहली चीज़, हम आपको डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। डेली पीडीएफ मिलेगी आपको, डेली आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में मिलेगा। ठीक है, आपको डेली के 20 क्वेश्चन मिलेंगे जिसको पढ़ के आप जिसकी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं और ये बहुत हेल्पफुल होता है रिवीजन में। क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे आपको करंट अफेयर्स के, करंट अफेयर्स फॉर्मेट, क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में। फिर ऐसे ही आपको वीकली मिलेगा, जो आपके पूरे वीक के क्वेश्चंस, आप डेली क्वेश्चंस आपको पीडीएफ मिलेगी। उनमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनका आपका एक तो क्विज हुआ करेगा हर वीक। 50 क्वेश्चन का क्विज बहुत होता है। आपको 50 क्वेश्चन वीक के मतलब सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए। उसके साथ साथ क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपको हिंदी की ई बुक प्रोवाइड होगी, जिसमें आपको सारे पैराग्राफ वाइज या फिर एक क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपको सारे वीक के करंट अफेयर्स मिलेंगे। ऐसे ही फिर तीसरा हम आपको प्रोवाइड करेंगे मंथली पीडीएफ। पीडीएफ आपकी हिंदी में ही होगी। आपको टॉप 100 क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे। ठीक है, जो पूरे महीने के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी, उसमें मिलेंगे। वो आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में भी प्रोवाइड होंगे। तो आप देख रहे हैं हम आपको कितनी अच्छी चीज़, और ये आपका पूरा 1 साल का कोर्स होता है। आपको 2 कोर्स के ऑप्शन मिलेंगे, एक तो होगा फॉर 1 ईयर, एक होगा फॉर 2 ईयर। अगर आप न्यू एस्पिरेंट हैं, आपको मतलब अभी आपने प्रिपरेशन जस्ट स्टार्ट की है, तो आई विल सजेस्ट आप 2 साल का कोर्स परचेज करें। बट आप एक रेगुलर एस्पिरेंट है और पढ़ रहे हैं तो आप 1 साल का कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट थिंग इसकी बात यह है कि हम आपको अलग बैंकिंग अवेयरनेस के भी क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं। बैंक से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस होंगे सब इसमें हम अपना कोर्स में कवर कर देते हैं। बहुत अच्छा कंटेंट होता है, कंटेंट में आपको कोई शिकायत नहीं होगी एंड डेली अपडेट होता है। आपको डेली पीडीएफ मिलेंगी, उसकी भी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे तो हम वेरियस एग्जाम्स की पीडीएफ भी प्रोवाइड करती हैं, जो आपको आगे क्वेश्चंस, आप आगे पेपर सॉल्व करने में बहुत हेल्प मिलेगी। अब कुछ क्वेश्चंस होते हैं जैसे कि कई सारे इंपॉर्टेंट डेज हो गए महीने के, फिर बुक्स और ऑथर्स, कौन सी बुक रिलीज हुई है, कौन सी ऑथर ने क्या बुक अभी पब्लिश की है, फिर उसके बाद इंडेक्सेस हो गए, रिपोर्ट्स हो गई। ठीक है, फिर कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया है या कोई योजना आई है। तो ये काफ़ी सारे टॉपिक्स होते हैं। तो ये टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी हम आपको 20 टाइप के पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, जिसमें 20 अलग अलग टॉपिक्स होते हैं और ये आपको हर महीने अपडेट होती रहती हैं ये चीज़। तो सोचिए आपको कितना अच्छा पैकेज मिल रहा है, कितना अच्छा कोर्स मिल रहा है। ठीक है, इसके अलावा देखो कितनी सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं हम आपको। इसके अलावा स्टेट करंट अफेयर्स, हर स्टेट के करंट अफेयर्स भी आपको इंडिविजुअली प्रोवाइड होते हैं इसके साथ। ठीक है, तो देखिए हम आपके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ सब्सक्राइब बटन दबाना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसके अलावा आप सभी फ्रेंड्स के लिए मेरी तरफ से एक गिफ्ट, जैसे ही आप पेमेंट करने वाले होंगे हमारी एप्लीकेशन में, वहीं पर आपको नीचे एक कोड डालने का ऑप्शन मिलेगा। अगर वहां पर आप विकास 10 कोड डालते हैं तो आपको सीधा 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। सिर्फ विकास 10 आपको कोड उसमें यूज करना है एंड मेरी तरफ से आप सभी के लिए एडिशनल 10% डिस्काउंट। तो जाइए जल्दी से हमारे कोर्सेज को देखिए एंड उसको परचेज कीजिए। तो आइए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं।
पहला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है कि जापान वर्ल्ड की पहली वुडन सैटेलाइट डेवलप करने वाला है 2023 तक। ठीक है, याद रखिएगा, जापान वुडन सैटेलाइट डेवलप करेगा, वर्ल्ड की पहली वुडन सैटेलाइट, कब तक? 2023 तक। और क्या रीजन रहने वाला है उसका? टू रिड्यूस स्पेस जंक। ठीक है, तो कौन डेवलप करेगा वर्ल्ड की पहली सैटेलाइट? वर्ल्ड की पहली फर्स्ट वुडन सैटेलाइट कौन डेवलप करने वाला है? जापान करेगा। जापान की अगर पूछा जाए कि कौन सी यूनिवर्सिटी या कौन सी कंपनी मिलके ये वर्ल्ड की पहली वुडन सैटेलाइट डेवलप करेंगी, वो है काइटो यूनिवर्सिटी ऑफ जापान, एंड इनके साथ मिलके सुमिटोमो फॉरेस्ट्री कंपनी मिलकर वर्ल्ड की पहली वुडन सैटेलाइट डेवलप करेंगे। और ये लॉन्च कब तक की जाएगी? ये 2023 तक बन के तैयार हो जाएगी। ठीक है, रीजन क्या रहा इस तरह की सैटेलाइट डेवलप करने का? वो था कि स्पेस जंक बहुत बढ़ता जा रहा है, कि हमारी जो पुरानी सैटेलाइट्स हैं उनकी डेब्रीज होती है, उनका जो चंक होता है, मतलब जो उनके पुराने खराब पार्ट्स होते हैं, वो भी हमारे स्पेस में ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। तो वो बहुत रिस्की चीज होती है। तो उससे कॉम्बैट करने के लिए, स्पेस जंक से कॉम्बैट करने के लिए, जापान ने वर्ल्ड की पहली वुडन सैटेलाइट का निर्माण करने जा रही है, जो कि 2023 तक रेडी हो जाएगी। ऑलराइट, तो इसके बारे में अगर हम कुछ की इंफॉर्मेशन पढ़ें तो जापान सुमिटोमो फॉरेस्ट्री कंपनी एंड काइटो यूनिवर्सिटी ऑफ जापान इज ऑल सेट टू लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट वुड बेस्ड स्पेस सैटेलाइट बाय 2023। ठीक है, क्या वुड बेस्ड स्पेस सैटेलाइट 2023 तक कौन कौन डेवलप कर रहा है? जापान की सुमिटोमो फॉरेस्ट्री कंपनी और काइटो यूनिवर्सिटी ऑफ जापान। ठीक, रीजन क्या रहेगा? टू प्रॉब्लम ऑफ स्पेस जंक। ठीक है, टू कॉम्बैट द प्रॉब्लम ऑफ स्पेस जंक। फिर अकॉर्डिंग टू यूरोपियन स्पेस एजेंसी स्टैटिस्टिकल मॉडल, एक यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एक डाटा आया था जिसके अकॉर्डिंग देयर आर मोर देन 130 मिलियन पीसीज ऑफ एंथ्रोपोजेनिक स्पेस डर्बिस ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज। हाँ, क्योंकि इतनी सारी एक्टिव सैटेलाइट्स हम पहले ही लॉन्च कर चुके हैं स्पेस में, कोई स्पेस सैटेलाइट्स खराब भी हुई हैं तो वो क्या है, वो वहीं पे उसके ऑर्बिट में चक्कर काटती रहती हैं। तो ईएसए इज प्लानिंग टू लॉन्च अ मिशन टू कलेक्ट द स्पेस डर्बिस बाय 2025। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि कौन सी कंपनी प्लान कर रही है 2025 तक एक मिशन लॉन्च करने का जो स्पेस डर्बिस को कलेक्ट करेगी, ताकि वो वापस अर्थ पे ना फैल डले। तो वो बहुत एक मतलब रिस्की चीज़ हो जाती है। जो सैटेलाइट्स प्रेजेंट है, जो स्पेस रॉकेट्स लॉन्च किए जा रहे हैं, उनके लिए भी वो रिस्की होता है, क्योंकि वो जो स्पीड से घूम रहे होते हैं ना अर्थ के चारों तरफ, वो बहुत ज़्यादा स्पीड होती है और उनका जो इम्पैक्ट हो सकता है मोमेंटम की वजह से बहुत ज़्यादा हो सकता है। Alright, the Derbys can travel at the speed of more than 22,300 मीटर पर आवर एंड कैन इम्पैक्ट अदर सैटेलाइट। सी, रिस्की चीज है, इसलिए उन्होंने, जापान ने वुडन सैटेलाइट निर्माण कर रही है 2023 तक। फिर नीड फॉर लॉन्चिंग वुडन बेस्ड सैटेलाइट क्या रहा कि ऑल द सैटेलाइट्स विल री एंटर द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ, बर्न एंड क्रिएट टाइनी एल्यूमिनिया पार्टिकल्स. They will then float in the upper atmosphere for many years and eventually will affect the Earth's environment and has the capacity to cause the considerable damage to any object that it will hit. There are nearly 6,000 satellites circling Earth और वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉर्म का डाटा आया था ये, जिसके अकॉर्डिंग 6,000 सैटेलाइट्स अभी अर्थ को सर्कल कर रही है एंड इसमें से 60% ऑफ देम आर स्पेस जंक. इसके अलावा एक चीज़ और, रिसर्च फर्म यूरो कंसल्ट एस्टिमेट्स दैट 990 सैटेलाइट हर साल लॉन्च की जाएगी इस पूरे डेकेड में. ठीक है, मतलब 990 सैटेलाइट्स हर साल एक्सपेक्टेड है टू बी launched by the earth or by the humans in this decade, and which means that 2028 तक there could be 15,000 satellites in the orbit. मतलब आपकी 2028 तक 15,000 सैटेलाइट्स हो जाएंगी ऑर्बिट में. एक ये बहुत बड़ा नंबर है एंड ये बहुत ज़्यादा स्पेस जंक आ जाता है. ठीक है, तो वापस अगर देखें तो क्या जापान बना रहा है फर्स्ट वुडन सैटेलाइट, काइटो यूनिवर्सिटी ऑफ जापान एंड सुमिटोमो फॉरेस्ट्री कंपनी, ये दोनों मिलकर बनाएंगे. और कब तक? 2023 तक. ऑलराइट, तो चलिए नेक्स्ट की तरफ. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एलन मस्क. एलन मस्क ने का एक कंपनी है स्पेस एक्स. इनकी बहुत सारी कंपनी है, जैसे देखें अगर कंपनी के बारे में, इनकी टेस्ला, स्पेस एक्स, न्यूरोलिंक,
बोरिंग कंपनी, ये सारी इन्हीं की हैं। पेपैल भी एक टाइम पे इन्हीं का था, लेकिन इन्होंने बेच के ये सारी कंपनी का निर्माण करा। ठीक है, पेपैल से ही इन्होंने पैसा कमाया और वो सारा इन्वेस्ट कर दिया इन बाकी कंपनियों में। चलो वापस आ जाते हैं इस टॉपिक पे। स्पेसएक्स ने अभी एक रिसेंटली रिकॉर्ड बनाया है कि जो पहले इंडिया का एक रिकॉर्ड था सबसे ज़्यादा सैटेलाइट्स का स्पेस में भेजने का, वो रिकॉर्ड स्पेसएक्स ने तोड़ दिया। एंड स्पेसएक्स ने एक नया रिकॉर्ड बनाया जिसके तहत 143 सैटेलाइट्स उन्होंने सिंगल रॉकेट लॉन्च से स्पेस में ले गए हैं। ये आई रिपीट, इन्होंने स्पेसएक्स ने 143 सैटेलाइट्स का एक नया रिकॉर्ड बनाया कि सिंगल लॉन्च में, सिंगल रॉकेट के यूज से 143 सैटेलाइट्स को स्पेस में ले जाने वाली पहली कंपनी बन गई स्पेसएक्स। क्वेश्चंस क्या बनते हैं इसके बारे में, आइए वो देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि कितनी सैटेलाइट्स का रिकॉर्ड बना है ये इस बार, 143 सैटेलाइट्स का। ठीक है, बनाया किसने? स्पेसएक्स ने। पूछा जाए तो स्पेसएक्स ने कौन सा रॉकेट यूज किया? फैल्कन 9 रॉकेट यूज किया। ठीक है, फैल्कन 9 रॉकेट यूज किया। इससे पहले जो इंडिया का रिकॉर्ड था वो क्या था? इंडिया का था 104 सैटेलाइट्स का रिकॉर्ड। अब स्पेसएक्स ने बना दिया है 143 सैटेलाइट्स का रिकॉर्ड। ठीक है, इसके अलावा आपको याद रखना है जो फैल्कन 9 है ना हमारा रॉकेट, जो इसको लेके गया था स्पेसएक्स को, ये रीयूजेबल रॉकेट है। मतलब इसको वापस से रीयूज कर सकते हैं, ये वापस आके लैंड कर जाएगा एंड नेक्स्ट टाइम फिर इसी रॉकेट को यूज करके आप दूसरा पेलोड स्पेस में ले जा सकते हैं। ऑलराइट, फिर इसके अलावा पूछा जा सकता है कि ये लॉन्च कहां से हुआ था। लॉन्च पैड पूछा जा सकता है या लोकेशन उसकी, कहां से लॉन्च हुआ था। ये आपका लॉन्च हुआ था केप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन। ठीक है, केप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से लॉन्च हुआ था। ये कहां पर है आपका? ये है फ्लोरिडा में। फ्लोरिडा कहां पर है आपका? यूएसए में। ठीक है, तो आइए एक बार फिर से रिवाइज करें कि स्पेसएक्स ने रिकॉर्ड बनाया, 143 सैटेलाइट्स का रिकॉर्ड बनाया यूजिंग रॉकेट फैल्कन 9 बनाया। फैल्कन 9 आपका एक रीयूजेबल रॉकेट है एंड इंडिया का रिकॉर्ड बीट किया जो कि इसरो ने सेटअप किया था 104 सैटेलाइट्स को स्पेस में भेज के इन अ सिंगल लॉन्च। इसके बारे में अगर हम की पॉइंट्स कुछ पढ़ें तो SpaceX successfully created a new world record by launching 143 satellites in a single mission. Satellites were launched using the Falcon 9 reusable rockets. कहाँ से? केप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से, जो कि फ्लोरिडा यूएसए में है। एंड विद दिस स्पेस बेटर्ड इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का जो रिकॉर्ड था 104 सैटेलाइट्स का सिंगल मिशन में, कब बनाया था इंडिया ने? 2017 में उसको ब्रेक किया, अभी रिसेंटली 2021 में। द लॉन्च इज ऑल्सो द फर्स्ट डेडिकेटेड मिशन फॉर स्पेसएक्स अंडर स्मॉल सेट राइड शेयर प्रोग्राम कॉल्ड ट्रांसपोर्टर 1। ऑलराइट, फिर अगर हम बात करें कि इंडिया का रिकॉर्ड था 104 सैटेलाइट्स का, कब बना था? 2017 में बनाया गया था, इसरो के द्वारा बनाया गया था। 104 सैटेलाइट्स भेजी गई थी एक ही बारी में। कहां से? सतीश धवन स्पेस सेंटर से, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च हुआ था ये रॉकेट जो 104 सैटेलाइट्स लेके गया था। याद रखिएगा, इसमें जो लॉन्च व्हीकल यूज हुआ था वो था PSLV लॉन्च व्हीकल, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अगर रिसेंट में कोई रिसेंट न्यूज देखें इससे रिलेटेड, वो है कि फैल्कन 9 स्पेसएक्स का जो रॉकेट है लॉन्च द 12th बैच ऑफ स्टारलिंक मिशंस विद 60 स्टारलिंक सैटेलाइट्स इन ऑर्बिट। फैल्कन 9 वाज लॉन्च्ड फ्रॉम द कैनेडी स्पेस सेंटर ऑफ नासा फ्लोरिडा। अब ये देखिए स्टारलिंक सैटेलाइट्स क्या है, काफी सारी सैटेलाइट्स आपकी स्पेसएक्स के द्वारा लॉन्च की जाएंगी हमारे ऑर्बिट्स में ताकि इंटरनेट प्रोवाइड की जा सके। ये भी एक मिशन है एलन मैक्स की कंपनी के द्वारा ही, ताकि एक फ्री इंटरनेट या फिर बहुत चीप रेट पे इंटरनेट प्रोवाइड किया जा सके ऐसी जगह पे जहां पे कहीं नेटवर्क्स नहीं आते हैं, क्योंकि ये ऑल ओवर द अर्थ के चारों तरफ सैटेलाइट्स रिवॉल्व करेंगी, तो वहीं आपको डायरेक्ट वो इंटरनेट सिग्नल्स के थ्रू प्रोवाइड कर पाएंगी और किसी भी रिमोट लोकेशन पर। अगर हम स्पेसएक्स की बात करें तो CEO है हमारे एलन मस्क और हेडक्वार्टर का है कैलिफोर्निया यूएसए में। चलिए नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा इंडियन नेवी ने DRDO के साथ मिलकर रिसेंटली एक सहायक NG एयर ड्रॉपेबल कंटेनर बनाया है। ठीक है, आई रिपीट, DRDO ने इंडियन नेवी के लिए और इंडियन नेवी के साथ मिलके एक एयर ड्रॉपेबल कंटेनर बनाया है जिसका नाम है सहायक NG। ठीक है,
ये टेस्ट फायर किया गया, नीचे टेस्ट किया गया इसका कि क्या ये सक्सेसफुल रहता है, कि अगर हमें कभी ये ड्रॉपेबल कंटेनर लॉन्च करना पड़ जाए, ताकि कहीं पे रिमोट एरियाज पे जैसे बाढ़ आ गई कहीं पे, तो वहाँ पे अगर हमें ये एयर ड्रॉपेबल कंटेनर की तरह कोई सप्लाईज भेजनी है या फिर कोई मेडिसिन कहीं पहुंचानी है फ्लडेड एरिया में, या किसी को हेल्प चाहिए कोई, तो वहाँ पे इसको यूज़ कर पाए, तो उसके लिए ये पहले टेस्ट करा गया है। ये कहाँ टेस्ट करा गया? ये किया गया गोवा में। ठीक है, अगर हम इसके बारे में बात करें, सहायक एनजी, सहायक एनजी क्या है आपका? ये एयर ड्रॉपेबल कंटेनर है, पहली चीज। दूसरी चीज, किन्होंने बनाया? डीआरडीओ ने बनाया। किसके लिए बनाया और किसकी मदद से बनाया? इंडियन नेवी के लिए बनाया, ये याद रखिएगा। ठीक है, इंडियन नेवी के लिए एयर ड्रॉपेबल कंटेनर सहायक एनजी बनाया गया। फिर पूछा जा सकता है कि जो ये टेस्ट करा गया, कहाँ ट्राई करा गया? ये आपका गोवा में टेस्ट किया गया, ऊपर से ड्रॉप करके। ऑलराइट, फिर पूछा जा सकता है कि कौन से एयरक्राफ्ट से वो ड्रॉप किया गया था, वो आपको भी याद रखना है। एयरक्राफ्ट जो इसमें यूज हुआ था वो था 1L38SD। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इसके बारे में अगर हम कुछ की पॉइंट्स देखें कि डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने एंड इंडियन नेवी ने सक्सेसफुली कंडक्टेड द मेडन ट्रायल ऑफ सहायक एनजी, जो कि इंडिया का पहला इंडिजीनियसली डिजाइंड एंड डेवलप्ड एयर ड्रॉपेबल कंटेनर है। इंडिजीनियसली डेवलप्ड मतलब कि इंडिया में ही बनाया गया है, मेक इन इंडिया प्रोडक्ट प्रोग्राम के अंडर आ जाता है। फिर ये इट वॉज ड्रॉप्ड फ्रॉम 1L38SD एयरक्राफ्ट ऑफ द इंडियन नेवी एट गोवा, गोवा में करा गया। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें, डीआरडीओ लैबोरेटरीज ने जो इसमें बनाने में हेल्प किया वो है NSTL, ARDE। ठीक है, इन्होंने मिलके इसको डेवलप करने में काफी हेल्प किया। इसके अलावा याद रखिएगा, सहायक एनजी इज एन एडवांस वर्जन ऑफ सहायक MK1 एंड इज एडेड बाय GPS। ये GPS से इन बिल्ट है, मतलब GPS होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ठीक है, तो जीपीएस के इनेबल होने से क्या होगा कि जो लोकेशन पे उसको पर्टिकुलर जाना होगा, ये ऊपर से ड्रॉप करेंगे तो वो थोड़ा एडजस्ट करके अपने आप चला जाएगा। देन इट इज कैपेबल ऑफ कैरिंग अ पेलोड ऑफ अप टू 50 kg का ये कंटेन कर सकता है लोड, एंड इट विल प्रोवाइड क्रिटिकल इंजीनियरिंग स्टोर्स टू शिप्स विच आर डिप्लॉयड मोर देन 2000 किलोमीटर्स फ्रॉम द इंडियन कोस्ट गार्ड। इतनी दूर जो हमारे इंडियन स्टोर्स, जो इंजीनियरिंग जहाँ पे जैसे रिसर्च चल रही है, यहाँ पे वहाँ पे कोई हमारा पोर्ट है, यहाँ पे वहाँ पे हमारी कोई सेना के शिप्स वगैरह या आर्मी है, हमारी नेवी है वहाँ पर, तो उनके लिए जो 2000 किलोमीटर दूर दूर इंडियन कोस्ट पे हमारे शिप्स डिप्लॉयड हैं, उन पे भेजने के लिए हेल्प करेगा काफ़ी। ऑलराइट, तो ये था आपका सहायक एनजी, एयर ड्रॉपेबल कंटेनर बनाया है, इंडिजिनियसली डेवलप्ड है, गोवा में टेस्ट किया गया था, एंड बनाया किसके द्वारा है? इंडियन डीआरडीओ एंड इंडियन नेवी के द्वारा, और ये टेस्ट भी इन दोनों के ही द्वारा करा गया था। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे कलाम 5 के बारे में। कलाम 5 एक सॉलिड प्रोपल्शन रॉकेट स्टेज है जो रिसेंटली सक्सेसफुली टेस्ट की गई थी। किन के द्वारा? स्काईरूट एरोस्पेस के द्वारा ये बनाई भी गई और इन्हीं के द्वारा टेस्ट फायर की गई। याद रखिएगा, ये जो कलाम 5 है ना, ये आपका एक सॉलिड प्रोपल्शन रॉकेट स्टेज है, जो कि इससे क्या है कि ये रॉकेट हमारा जो विक्रम 1 हम यूज कर रहे हैं, इसरो के द्वारा यूज किया जाएगा आगे मिशंस में, उसमें ये यूज होगा। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि पूछा जाएगा क्वेश्चन आपसे, कलाम 5 किन के द्वारा बनाया गया या किन के द्वारा टेस्ट फायर किया गया? वो है स्काईरूट एरोस्पेस। ठीक है, इसको अगर हम देखें तो कलाम 5 बिल्ट बाय किन के द्वारा? स्काईरूट एरोस्पेस, स्काईरूट एरोस्पेस के द्वारा। ऑलराइट, ठीक है, एंड ये यूज किस में किया जाएगा? ये विक्रम 1 में रॉकेट में यूज किया जाएगा। रॉकेट है ये आपका, ठीक है, और आगे आने वाले मिशंस में इसरो इसको यूज करने वाला है। ठीक है, टेस्ट कहां पे हुआ? क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है आपको, तो याद रखना है जो ये टेस्टिंग लोकेशन थी ना, वो थी नागपुर में। नागपुर में भी अगर कहां बात करें तो नागपुर कहां हो गया आपका? महाराष्ट्र में हो जाता है नागपुर, एंड नागपुर में ही ये प्राइवेट टेस्टिंग फैसिलिटी है जहां पे स्काईरूट एरोस्पेस के द्वारा कलाम 5 का टेस्ट किया गया। इसके बारे में अगर की पॉइंट्स डिस्कस करें, Skyroot Aerospace, an Indian space startup, successfully test fired a solid propulsion
rocket engine named Kalam 5 from a private test facility at Nagpur. It is a first private company in India to successfully design and develop a full solid fuel rocket stage. ठीक है, तो कलाम 5 किसने बनाया गया? स्काईरूट एरोस्पेस द्वारा. एक चीज और याद रखिएगा इसमें, ये रॉकेट इंजन था आपका. ठीक है, क्या? कलाम 5. ठीक है, प्राइवेट इज अ सॉलिड प्रोपल्शन रॉकेट इंजन नेम्ड कलाम 5. इसके अलावा इट विल नाउ बी यूज फॉर प्रोपल्शन ऑफ देयर मैंडेन रॉकेट जिसका नाम है विक्रम 1 विच इज टू बी एक्सपेक्टेड टू बी लॉन्च्ड इन दिसंबर 2021 विद द हेल्प ऑफ इसरो. कलाम 5 आपका एक पांच रॉकेट की कलाम सीरीज है जिसमें से कलाम 5 इज वन ऑफ द रॉकेट्स एंड अदर 4 रॉकेट्स आर एक्सपेक्टेड टू बी टेस्टेड बाय 2021. तो एक तो टेस्ट हो गया, बाकी 2021 तक टेस्ट किए जाएंगे. अगर कलाम 5 की स्पेसिफिकेशंस की बात करें हम, दे हैव अ थ्रस्ट ऑफ 5 किलो न्यूटन का एंड दे हैव बीन यूजिंग एडवांस कार्बन कंपोजिट स्ट्रक्चर. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपका कि कलाम 5 में कौन सा कंपोजिट स्ट्रक्चर यूज किया जा सकता है, पूछने के चांसेस है. विच आर 5 टाइम्स लाइटर देन स्टील एंड विल हेल्प इंप्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ द रॉकेट. 5 टाइम्स लाइटर देन स्टील एंड विल हेल्प इंप्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ रॉकेट. कौन सा? कार्बन कंपोजिट स्ट्रक्चर. देन कलाम 5 इज द स्मॉलर वर्जन ऑफ विक्रम 1 लॉन्च व्हीकल्स थर्ड स्टेज कलाम 100. अगर स्काई रूट की बात करें तो सीईओ, सीटीओ और को फाउंडर कौन है? पवन कुमार चंदाना. को फाउंडर एंड सीओओ है आपके नागा भारता ढाका एंड हेडक्वार्टर है हैदराबाद तेलंगाना में स्काई रूट एरोस्पेस का. ऑलराइट, तो ये था आपका कलाम 5. बनाया किसके द्वारा? स्काईरूट एरोस्पेस के द्वारा. विक्रम 1 में लॉन्च किया जाएगा, ये आपका एक रॉकेट इंजन है. ऑलराइट, एंड इसरो विक्रम 1 को लॉन्च करेंगे आगे फ्यूचर मिशंस में. एंड ये टेस्ट फायर कहां किया गया था, मतलब ये टेस्ट कहां गया रॉकेट इंजन? ये नागपुर में टेस्ट किया गया था. चलिए नेक्स्ट की तरफ चलिए. नेक्स्ट है हमारा कि GRSC कंपनी ने रिसेंटली जनवरी में इंडियन नेवी को 8th LCU शिप बना के दिया. ठीक है, LCU होता है लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी शिप टू इंडियन नेवी को रिसेंटली डिलीवर किया. किसने? GRSC ने. चलिए देखते हैं. GRSC ने डिलीवर किया. ठीक है, क्या डिलीवर किया? LCU MK4 क्लास वेसल. किसको दिया? इंडियन नेवी को दिया. ठीक है, GRSC कहां से बिलोंग करती है, कहां कंपनी है, कहां की? कोलकाता की कंपनी है, वेस्ट बंगाल. ऑलराइट, GRSC ने इंडियन नेवी को LCU MK4 क्लास वेसल रिसेंटली दिया. ठीक है, एंड ये याद रखिएगा 8th व्हीकल था आपका. अगर इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें कि गार्डन रिसर्च शिप बिल्डर्स एंड engineers limited GRSC कोलकाता वेस्ट बंगाल delivered the LCU MK4 class vessel INLCU L58 yard 2099 to Indian Navy. The ship will serve in the Indian and Nicobar Command which is India's first and only tri-service command. इंडिया की first and only tri-service command कौन सी है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है. अंडमान एंड निकोबार कमांड इंडिया की पहली एंड ओनली ट्राई सर्विस कमांड है. फिर याद रखिए LCU L58 इज द फाइनल शिप इन द सीरीज ऑफ 8 LCU बीइंग मैन्युफैक्चर्ड बाय GRSC फॉर इंडियन नेवी. तो याद रखिए किसने दिया, ये पूछना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये पूछा जाएगा कि किस कंपनी ने इंडियन नेवी को उनका 8वां LCU MK4 क्लास वेसल दिया. वो है GRSE. नेक्स्ट हम देखेंगे कि खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन KVIC के बारे में. ठीक है, KVIC जो कि फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट होती है इसकी, खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन. ये आपकी किसके अंडर आती है? पहली चीज, ये MSME के अंडर आती है. ये एक पोर्टल लॉन्च किया गया है खादी का बढ़ाव करने के लिए कि खादी का ज्यादा यूज हो, उसका एक पॉपुलर करने के लिए हम KVIC के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, तो ये किसके अंडर आया? पहली चीज कि MSME के अंडर आया. फिर एक ई-कॉमर्स पोर्टल लॉन्च हुआ कि EKHADIINDIA.com.
ये ekhadiindia.com के नाम से पोर्टल लॉन्च किया गया। फिर इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि एक कंपनी को सेटअप किया गया ताकि जो खादी से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स होंगे उसका सेल परचेज हो सके। तो वो जो कंपनी है वो है KVIO वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, अगर इसके बारे में हम पढ़ें KVIC के बारे में, ठीक है, ये किसके अंडर आता है? ये MSME के अंडर आता है। पोर्टल जो है इसका वो है ekhadiindia.com। ठीक, फिर इसके अलावा याद रखिए KVIO वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड, ये एक कंपनी स्टैब्लिश की गई जो कि सेल एंड परचेज देखेगा किसका? खादी का। ऑलराइट, KVIC के बारे में ये सारी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट बन जाती है। हाँ, इसकी फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। ये क्वेश्चन पूरे बन जाते हैं, इसके अलावा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपसे। ऑलराइट, चलिए इसके बारे में अगर की पॉइंट्स पढ़ें तो द खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन KVIC अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ MSME जो कि है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनवेल्ड द ई-कॉमर्स पोर्टल ekhadiindia.com। ये अपने टाइप का पहला पोर्टल है जो गवर्नमेंट ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म टू एनहेंस द रूरल इकोनॉमी एंड प्रमोट सेल्फ रिलायंस। मतलब इसको प्रमोट करने के लिए खादी को हम ये पोर्टल लाया गया ekhadiindia.com। KVIO वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी स्टैब्लिश की गई जो कि क्या करेगी? खादी के सेल एंड परचेज के बारे में देखेगी। इसके अलावा याद रखिए अंडर द ट्रेडमार्क खादी इंडिया, खादी के नाम से हमें पता है गांधी जी भी खादी को प्रमोट करते थे, स्वदेशी मूवमेंट में खादी का बहुत बड़ा रोल रहा था, तो उसको देखते हुए इंडिया की हिस्ट्री से खादी जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसके प्रमोशन के लिए KVIO वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी स्टैब्लिश की गई ताकि सेल द प्रोडक्ट्स ऑफ खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज इंस्टीट्यूशन। इसके कुछ अगर फीचर्स देखें, द पोर्टल फीचर्स प्रोडक्ट्स विद द ऑथेंटिक खादी मार्क। This also supports bulk orders and direct sellers registrations. The institution and units can directly sell their products to the customers through the portal. This is available in both website and mobile app version में भी अवेलेबल है। चेयरमैन कौन है KVIC के? विनय कुमार सक्सेना जी। हेडक्वार्टर का है मुंबई महाराष्ट्र में, और फॉर्म्ड अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन एक्ट ऑफ 1956 के अंडर इसे बनाया गया। ऑलराइट, तो अगर हम खादी KVIC की बात करें, खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन की, ये मिनिस्ट्री ऑफ MSME के अंडर आ जाता है। ठीक है, पोर्टल जो बनाया गया वो है ekhadiindia.com एंड KVIO वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से कंपनी बनाई गई जो सेल एंड परचेज देखेगी आपका खादी से रिलेटेड। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे RAS सिस्टम के बारे में। RAS एक प्लेटफॉर्म डेवलप किया गया है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। इससे क्या होगा कि जो भी लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं कोरोना से बचने के लिए, अब वैक्सीन इतने बड़े स्तर पर चल रही है, इनफैक्ट इंडिया में वर्ल्ड्स बिगेस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है अभी इस टाइम पर। तो इतने लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं, तो क्या किसी को साइड इफेक्ट आ रहा है या क्या किसी को कोई दिक्कत हुई वैक्सीन लगवाने से, तो उसके बारे में हमें फीडबैक मिल सके, इंडियन गवर्नमेंट को एक पूरा डाटा कलेक्ट कर सके ताकि आगे रिसर्च में हेल्पफुल हो। इसलिए एक प्लेटफॉर्म डेवलप किया गया RAS के नाम से। ठीक है, याद रखिए इससे 2-3 क्वेश्चन बनेंगे। RAS सिस्टम बनाया गया प्लेटफॉर्म किस लिए? ये एक फीडबैक सिस्टम है, पहली चीज तो ये याद रखिए। RAS बनाया गया, ये एक फीडबैक सिस्टम है। ठीक है, इसके बारे में देखें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूजेस रैपिड असेसमेंट सिस्टम RAS under the COVID vaccination drive, the world's biggest vaccination drive, to get the feedback from those who got COVID-19 vaccination. RAS क्या है? रैपिड असेसमेंट सिस्टम। ये क्या है, किसने डेवलप किया गया था? नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन ने बनाया गया ये आपके, एंड अ डिवीजन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा। तो किन किन के द्वारा ये आपका RAS जो कि है रैपिड असेसमेंट सिस्टम डेवलप किया गया है? ये किया गया है NEGD जो कि है आपका नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन, एंड MEITY जो कि है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा। RAS जो प्लेटफॉर्म है ना, एनेबल करता है टू गेट ऑनलाइन इंस्टेंट फीडबैक फॉर ई सर्विसेज ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन थ्रू काउंटर्स दैट आर ऑफर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। जो भी उनका फीडबैक प्रोवाइड करते हैं वो RAS सिस्टम के अंडर आ जाता है, तो इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है, मार्क करके चलिएगा इसको।
नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं कि CSIR की डिपार्टमेंट CMERI के द्वारा एक एक्वा रेजुवेशन सिस्टम या एक्वा रेजुवेशन प्लांट डेवलप किया गया है, जो कि पहला वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। इसका जो एम रहने वाला है वो ये है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दिया जा सके एंड जो वाटर को हम इतना वेस्टेज हो रहा है उस वाटर को ट्रीट करके किसी ना किसी चीज के लिए यूज किया जा सके। तो एक्वा रेजुवेनेशन प्लांट इस्टेब्लिश किया गया। आइए देखते हैं। एक्वा रेजुवेनेशन प्लांट किसके द्वारा बनाया गया है? ये CSIR CMERI की इनके डिपार्टमेंट के द्वारा। ठीक है, फिर ये क्या है? फर्स्ट वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है ये। और ये क्या फैसिलिटेट करेगा? इसका पर्पस क्या है? ये है टू फैसिलिटेट ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑलराइट, तो आइए इसके बारे में अगर की पॉइंट्स देखें हम कुछ। द काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR हो गया, और सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ये आपका CMERI हो गया। CMERI आपके CSIR का ही एक ब्रांच है। इन्होंने क्या डेवलप किया? फर्स्ट एवर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी मॉडल पे बेस्ड एक्वा रेजुवेनेशन प्लांट ARP डेवलप किया। It was inaugurated by Harish Hirani, director of CSIR CMERI, along with Subhendu Basu, जो कि दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में। ठीक है, इनॉग्रेटेड वेस्ट वाटर रेजुवेनेशन मॉडल ARP प्यूरिफाइज वेस्ट वाटर फॉर इरिगेशन एंड फार्मिंग पर्पस, कि जो भी वाटर खराब है उसको किसी ना किसी चीज में यूज लाने के लिए इनको फार्मिंग और इसके पर्पस में यूज आ सके। और इससे क्या होगा? आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग के मॉडल्स को बढ़ावा मिलेगा कि आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कीजिए, ज्यादा से पानी मिलेगा। क्रॉप्स को पानी की भी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। ठीक है, तो किन के द्वारा ये एक्वा रेजुवेनेशन प्लांट डेवलप किया गया? CSIR CMERI के द्वारा। चलिए नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एक कोस्टल रिसर्च वेसल जिसको हम CRV भी कहते हैं। आई रिपीट, CRV कोस्टल रिसर्च व्हीकल। तो एक CRV कोई इनॉग्रेशन हुआ है रिसेंटली जिसका नाम है सागर अन्वेक्षिका। ये किन के द्वारा किया गया? ये किया गया हर्षवर्धन जी के द्वारा किया गया। ये जो आपका CRV व्हीकल है सागर अन्वेक्षा, इसका जो यूज रहने वाला है वो ये है कि जैसे ही आप इसको वाटर में हम डालेंगे, पानी के अंदर जाएगा, तो वहां का जो एक सिस्टम है, जो एनवायरनमेंट है, उसको मैप करेगा, उसको रिसर्च पर्पस में लिए डाटा कलेक्ट करेगा वहां पर कि कैसा एनवायरनमेंट है, क्या टेम्परेचर है वहां पे, क्या क्या चीजों की भरमार है, किस चीज की कमी है, क्या मिनरल्स है वहां पे। ठीक है, तो ये है आपका सागर अन्वेक्षिका। इसके बारे में अगर हम जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो क्या है? सागर अन्वेक्षिका ये क्या है? ये एक CRV है, कोस्टल रिसर्च व्हीकल। किस लिए बनाई गई है? मैपिंग अंडर वाटर फीचर्स। तो अगर हम इसके बारे में कुछ की पॉइंट्स पढ़ें कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंस हर्षवर्धन के द्वारा ये CRV व्हीकल सागर अन्वेक्षिका को लॉन्च किया गया, इनॉग्रेट किया गया। कहां पे? चेन्नई पोर्ट में किया गया। ये किस लिए यूज होगा? एनवायरमेंट इंडेक्सिंग एंड बायोमेट्रिक मैपिंग अंडर वाटर फीचर्स। ठीक है, मतलब पानी के अंदर के वहां पे टेम्परेचर, एनवायरमेंट से रिलेटेड रिसर्च के लिए डाटा कलेक्ट करेगा बेसिकली इन बोथ कोस्टल एंड ऑफशोर वाटर्स। इट विल बी यूज्ड फॉर रिसर्च पर्पस बाय NIOT एंड हैज बीन बिल्ट बाय टीटगढ़ वैगन्स, कोलकाता, वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो यूज किया जाएगा NIOT के द्वारा, जो कि है आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी। एंड ये बनाया किसके गया है? ये बनाया गया है टीटागढ़ वैगन्स के द्वारा, जो कि कोलकाता, वेस्ट बंगाल में है। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट और आज का हमारा जो लास्ट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है श्री शक्ति सैटेलाइट के बारे में। श्री शक्ति सैटेलाइट ये डेवलप की गई है इसरो के द्वारा, जिसमें इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि ये इसरो और 12 कॉलेज स्टूडेंट्स ने मिलकर डेवलप की गई है। आई रिपीट, श्री शक्ति सैटेलाइट आपके नाम से बनाई गई है, श्री शक्ति सैटेलाइट। ये आपकी इसरो एंड 12 कॉलेज स्टूडेंट्स ने मिलकर डेवलप की गई है। इसमें जो यूज किया गया है व्हीकल जिसके थ्रू ये लॉन्च की गई वो थी PSLV C-51। ऑलराइट,
चलिए, एंड याद रखिए श्री शक्ति इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जो ये इंस्टीट्यूट है, इनके स्टूडेंट्स जो थे ये कितने थे, 12 स्टूडेंट्स थे, इन्होंने मिलके श्री शक्ति सेट डेवलप की। ऑलराइट, चलिए इसके बारे में अगर हम क्वेश्चंस देखें इससे रिलेटेड जो बन सकते हैं, इसरो प्लस 12 स्टूडेंट्स, श्री शक्ति सेट नाम दिया गया। ठीक है, इसमें जो लॉन्च व्हीकल यूज की जाएगी वो है PSLV C51 एंड PSLV की फुल फॉर्म होती है आपकी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ऑलराइट, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। So friends, that was our session. I hope you liked the video. Do hit the like button, share the link with your friends, and also if you haven't subscribed to our channel yet, do subscribe. Another thing you need to know that if you have any problem regarding the payment or app is not working, if PDF is not provided, then you can mail us on our ID, that is support@affairscloud.com. Also, you can contact us on the number provided here, 9677333862. Our team will get back to you as soon as possible and will resolve your issue. So, take care, study hard, and in the time of crisis, do take care of your family also.